नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बाद भी बिहार में लगातार शराब पहुंच रही है और हर जगह पर शराब मिलने की खबरें निकल के सामने आ रही है और इसकी सच्चाई तो हर कोई जानता ही है। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और जिसमें कई बड़े फैसले भी लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो यात्रा है वो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ये सीएम महिला संवाद यात्रा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लागू योजनाओं के बारे में, साथ ही कानून के बारे में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यात्रा से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को बुलाकर आज बड़े फैसले लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 19 नवंबर को हुई थी और आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिहार में एक और पेपर हो गया लीक। रद्द हुई सीएचओ की परीक्षा। ऑनलाइन सेंटरों पर रेड के बाद हुआ बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में फिर से एक पेपर लीक हो गया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की परीक्षा को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि रविवार को ली गई परीक्षा यानी 1 दिसंबर को ली गई परीक्षा और साथ ही सोमवार यानी कि 2 दिसंबर को होने वाली परीक्षा, दोनों को रद्द कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा की अगली तारीख अब बाद में फिर से जारी किया जाएगा। दरअसल जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन सेंटरों पर ही गड़बड़ी हुई थी, इसके कई सबूत मिले थे और इसी वजह से 4,500 पदों पर बहाली, जो सीएचओ की बहाली होने वाली थी, इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। और जिन सेंटरों को पहले से संदिग्ध माना जा रहा था वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके बाद पटना पुलिस की टीम ने 12 ऑनलाइन केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की। और वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार परीक्षा में नकल और अन्य गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम ने पटना के साथ ही राज्य के कई शहरों में छापेमारी की। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 35 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ हो रही है। और छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण भी मिले हैं और इन सारे सेंटरों से अब सामान को जब्त कर लिया गया है। वहीं कागजात जो मिले हैं उसकी जांच हो रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएचओ की परीक्षा से संबंधित ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था। इसके बाद ही राज्य स्वास्थ्य समिति ने एसएससी को पत्र लिखा और जांच का आदेश दिया था। इसके बाद परीक्षा होने से पहले ही पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी थी और इस मामले में अब कई लोगों को पकड़ा गया। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन, धरने पर बैठे और कर दी बड़ी मांग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था और उसके बाद उसकी परीक्षा भी हुई और अब इसको लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है उसके बारे में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में राजधानी पटना में स्थित अब धरना स्थल पर इस परीक्षा को पास कर चुके अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं और अभ्यर्थियों ने सीसीसी पर गंभीर आरोप भी लगाया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सीसीसी के जरिए बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया था और जब इस बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला गया था तो कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया था और विज्ञापन में अभ्यर्थियों को इस सर्टिफिकेट को देने के लिए मांग भी नहीं की गई थी। लेकिन अब देखिए, जब परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है तो सीसीसी ने मनमानी करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जब सीसीसी के द्वारा विज्ञापन की डेट के पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो कहीं से भी ये उचित नहीं है। पहले नोटिफिकेशन में इसको क्यों नहीं बताया गया था। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि छात्र नेताओं का क्या कहना है। कहा गया है कि पहले इसी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। पेपर लीक मामले में अध्यक्ष संलिप्त पाए गए और फिर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और दूसरी बार परीक्षा ली गई तो जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो इसमें मानक पर खरे उतरे हैं, उनसे अब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2022-23 का मांगा जा रहा है और विज्ञापन के बाद अथवा वर्तमान का जो उनको मान्यता दीजिए, लगभग 30 से 40 हजार अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बम्पर नौकरियां निकलने वाली है और इसके लिए रोस्टर भी पटना भेज दिया गया है, तो अब इसके लिए तैयार हो जाइए।
लेकिन आपको बता दें कि भोजपुर जिले के ही आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अभी 250 से ज्यादा पदों पर सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। इसके बाद फिर और भी जिलों में इसके लिए वैकेंसियों को निकाला जाएगा, लेकिन इसके लिए ICDS के द्वारा जिले के सभी 14 प्रखंडों में सर्वे का कार्य अभी कई दिनों से चल रहा है। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जिसे मंजूरी के लिए राज्य मुख्यालय भेजा जाएगा और इसी महीने के अंत तक खाली पड़े हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अब बहालियां निकलने वाली है, सभी को नियुक्त भी कर दिया जाएगा। देखिए, ICDS भोजपुर के रश्मि कुमारी के द्वारा कहा गया है कि भोजपुर जिले में कई महीने से खाली पड़े सैकड़ों सेविका और सहायिका के पदों पर बहाली प्रक्रिया इसी महीने से शुरू हो जाएगी। सर्वे रिपोर्ट आ गई है और जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय को भेजा जा रहा है। इसके 1 से 2 सप्ताह में ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकेंगी और उनका बहाली किया जाएगा। और इसी महीने से भोजपुर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 250 से भी ज्यादा अधिक पदों पर सेविका और सहायिका की बहाली होगी। इस बहाली से जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है ललन सिंह के बाद अब अल्पसंख्यकों पर बोले बलियाबी। कहा कि जेडीयू को वोट नहीं देने वाला मुसलमान सबसे बड़ा गद्दार। जी आपको बता दें कि केंद्र मंत्री ललन सिंह ने बीते दिनों मुसलमानों को लेकर जो बयान दिए थे उस पर खूब हंगामा हुआ था। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक जनसभा में कह दिया था कि मुसलमान पहले भी जेडीयू को वोट नहीं देते थे और न ही आज जेडीयू को वोट देते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट देखकर विकास नहीं करते हैं बल्कि वो सबका विकास करते हैं। तो ललन सिंह के इस बयान को लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई थी और बिहार में लगातार विपक्ष हमला बोल रहे थे और ललन सिंह पर तुष्टीकरण के आरोप लगाया था और यह मामला चल ही रहा था कि देखिए इसी बीच अब नीतीश कुमार ने रसूल बलियाबी को जेडीयू पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया और अब बलियाबी ललन सिंह के बचाव में खड़े हो गए हैं। बलियाबी ने भी अब मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा दिया है कि जेडीयू को वोट नहीं देने वाले मुसलमान सबसे बड़े गद्दार होंगे। बिहार के मुसलमानों की इज्जत और सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का यह सवाल है। यदि मुसलमानों ने जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा जब गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी तो सबसे पहले मौलाना बलियाबी की बिरादरी का नाम होगा। बलियाबी ने इसके साथ ही यह भी कह दिया कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में यदि मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया तो वो सबसे बड़े गद्दार होंगे। बिहार में किसानों के लिए बनेगा ID कार्ड और होंगे इसके कई फायदे, कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र यानी कि ID कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पूरे बिहार भर के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें ID कार्ड जारी किया जाएगा और कृषि योजनाओं का लाभ अब इसी पहचान पत्र, इसी ID कार्ड के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन जिलों का चयन हुआ है उसमें भागलपुर का पीरपैंती के बाबूपुर और बारा, इसके साथ ही गया का बेलहरिया और बेलवाकर हरा और पूर्णिया का बरहिया और धनघटा और बोरहा शामिल है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण का बरियारपुर और बंकट और सारण का बकरपुर और भरपूरा का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं फॉर्मर रजिस्ट्रेशन ऐप के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, खतौनी यानी कि भूमि स्वामित्व का दस्तावेज जरूरी है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ अब किसान ID कार्ड के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए किसानों के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव के तीसरे चरण की संवाद यात्रा शुरू होने वाली है और जिसमें मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन की शुरुआत होगी। जी हां, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का तीसरा चरण कल से शुरू होने वाला है और जिसमें मुंगेर से तेजस्वी प्रसाद यादव की ये यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें कि पहले 2 चरणों की यात्रा में 6 जिले समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बांका और जमुई जिले में यात्रा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण उन्हें अपनी दूसरे चरण की यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था।
और अब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अब 5 दिसंबर को खगड़िया, 6 दिसंबर को बेगूसराय, 7 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से लखीसराय में संवाद करेंगे। इसके साथ ही आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने यह भी बताया है कि अगले चरण में फिर 15 दिसंबर को सुपौल, 16 दिसंबर को सहरसा, 17 दिसंबर को मधेपुरा, 18 दिसंबर को अररिया, 19 दिसंबर को किशनगंज और 20 दिसंबर को पूर्णिया, 21 दिसंबर को कटिहार और 22 दिसंबर को भागलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव संवाद करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी के जिलों के कार्यक्रमों की घोषणा बाद में की जाएगी। शिक्षकों की अब नहीं चलेगी चालाकी, अब 2 समय करनी होगी मुंह दिखाई, नहीं तो होगा बड़ी कार्रवाई। नई व्यवस्था हो गई लागू। जी हम बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की चालाकी अब अटेंडेंस बनाने में नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने अब एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब इन और आउट दोनों समय अब फेस रिकॉग्निशन शुरू कर दिया गया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय में फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह फोटो स्कूल परिसर का ही होना मान्य होगा। अगर दूसरे जगह पर फोटो खींचकर डालेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। और शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल का भी अब नया अपडेट जारी कर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर जो शिक्षक मिनिमाइज करके अटेंडेंस बनाने का फायदा उठा रहे थे, कुछ गड़बड़ियां कर रहे थे, चालाकी कर रहे थे, वह भी विभाग ने बंद कर दिया है। अब अगर कोई भी शिक्षक चालाकी करते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइज करने के बाद जो 108 सेकंड का जो एरर दिखता था वह अब खत्म कर दिया गया है। मिनिमाइज करने के बाद जैसे ही ऐप खुलेगा तो वह नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए शिक्षक ऑनलाइन ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनका मनचाहा स्कूल में ट्रांसफर हो सकेगा। और इसके साथ ही प्रधान और शिक्षकों को कागजी काम से अब मुक्ति मिलने वाली है। 174 स्कूलों में अब बाबुओं की नियुक्ति होगी, यानी कि क्लर्क की नियुक्ति होने वाली है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा नवनियुक्त होने वाले विद्यालयों के सहायक यानी क्लर्कों को हर महीने 16,500 रुपए का नियत मानदेय देने का और 500 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि करने का ऐलान कर दिया गया है। पप्पू यादव को वीडियो कॉल करके धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, पूर्णिया पुलिस ने दबोच लिया। जी हां, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को वीडियो कॉल करके धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने भोजपुर से शाहपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया पुलिस की टीम ने आरा के डुमरिया शाहपुर में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने वीडियो कॉल करके सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी रामेश्वर यादव के बेटे राम बाबू राय के रूप में हुई है। और पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के बाद अपने साथ पूर्णिया ले गई है, जहां उससे पूछताछ हो रही है। और आरोपी राम बाबू ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर की सुबह आरोपी ने 13 सेकंड का वीडियो भेजकर कहा था कि पप्पू यादव को 5 से 6 दिन में खत्म करने का ऑर्डर मिला है, हम लोग उसे जल्द मारेंगे, हम पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में 5 जगहों पर बनेंगे नए पीपा पुल और इन जिलों के लोगों को मिलेंगी सुविधाएं। जी हां, बिहार के 5 जगहों पर अब नए पीपा पुल के निर्माण की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 4 नए पीपा पुल गंगा नदी पर बनेंगे, एक का निर्माण कोसी पर होगा। इस निर्माण से लोगों को सुविधाएं भी काफी मिलने वाली है। और देखिए, जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि ये जो पीपा पुल से बनाए जाने वाले हैं उसमें जो पहला पीपा पुल होने वाला है वो समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर और धरनी पट्टी के बीच में गंगा नदी पर पीपा पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। और इस पीपा पुल के बनने के बाद बख्तियारपुर से मोहनपुर प्रखंड की दूरी मात्र 90 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर तक रह जाएगी और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। और इससे वैशाली के महनार और पटना जिले के 10 प्रखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। उसके बाद दूसरा पीपा पुल का निर्माण जो है वो गंगा नदी पर पटना के ग्यासपुर बख्तियार से काला दियारा के बीच में होगा। और ये जो तीसरा पीपा पुल का निर्माण होगा वो भोजपुर के महुली घाट से यूपी के बलिया जिला में स्थित सिताब दियारा के बीच में होगा। और चौथा पीपा पुल का निर्माण बक्सर और बलिया के बीच गंगा नदी पर होगा। और जो 5वां पीपा पुल होगा वो निर्माण मधेपुरा से खगड़िया के बीच में कोसी नदी पर होने वाला है। बिहार में शिक्षा मंत्री ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी, अब एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर होगी बम्पर बहाली।
जी हां, बिहार के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली के बाद अब देखिए स्वास्थ्य विभाग 1232 एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति करने जा रही है और इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी और जिसका अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के 1232 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी और नए एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होने से एक्सरे सेवाएं और भी ज्यादा उन्नत होगी। इससे प्रदेश के अस्पतालों में इलाज को आने वाले मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। वैसे आपको यह भी बता दें कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करने की जानकारी दी थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही जल्द फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करेगा। इसके लिए अधियाचना सरकार ने अब तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है और अब स्वास्थ्य विभाग एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भी नियुक्ति करने जा रहा है और इससे प्रदेश की सेवाएं और भी ज्यादा बेहतर होगी। बिहार के कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अभी इस योजना के तहत मिलेगी जीएसटी ब्याज और पेनल्टी में छूट। जी हां, बिहार में कारोबारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आई है। पिछले 3 सालों में यानी कि 2017-18, 18-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है वो सभी जीएसटी ब्याज और पेनाल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं और ये अवसर जीएसटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत मिल रहा है। इसका लाभ लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो अभी इस योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में किए गए करदाता ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। इसमें उनको छूट मिलेगी और अगर ब्याज और जुर्माना पहले दिया जा चुका है तो फिर रिफंड नहीं होगा। बिहार में नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब कई निजी आईटीआई का पंजीकरण होगा रद्द, हर जिले में होगी जांच। जी हां, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई में युवाओं को जो उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नीतीश सरकार ने अब राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यानी आईटीआई के लिए अब मानकों को पूरा करने का निर्देश दे दिया है और इसके लिए अनिवार्य भी बताया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 1234 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा निजी संस्थानों में मानकों का पालन ही नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में विभाग के स्तर से यह फैसला लिया गया है कि जो भी संस्थान मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन सभी निजी संस्थानों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। और श्रम संसाधन विभाग की अफसरों की टीम अब हर जिले में जल्द ही निजी आईटीआई की जांच करने वाली है। जांच के दौरान जो भी मानक पूरा नहीं करेंगे वैसे सभी निजी आईटीआई का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने कहा तेरी उल्टी गिनती शुरू। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान को लेकर पंजाब में तनाव बढ़ गया है और पंजाब के एक कट्टरपंथी ने धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दे दी है, हत्या की धमकी दे दी है और उन्हें पंजाब आने की चुनौती भी दे दी है। कहा है कि अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पंजाब या अमृतसर में आकर दिखा दो। तो आखिर ये मामला क्या है? देखिए, दरअसल आपको बता दें कि 18 मार्च को मुरादाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दे दिया था और कहा था कि अयोध्या में राम जी बैठ गए हैं, काशी में नंदी भगवान निकल आए हैं, यह मुहूर्त है और अब हरिहर मंदिर में भी जल्द ही अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए, यहाँ भी पाठ पूजा शुरू हो जानी चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान को लेकर पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जोड़ते हुए उन्हें हत्या की धमकी दे दी है। कहा कि अब शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही इसने धीरेन्द्र शास्त्री को पंजाब आने की चुनौती देते हुए कह दिया है कि वह इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की तरह धीरेन्द्र शास्त्री को भी मार डालेंगे। मशहूर शिक्षक अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। केजरीवाल और सिसोदिया की मौजूदगी में ज्वाइन किया आप पार्टी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मशहूर शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आप की सदस्यता दिलाई। पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया के साथ ही पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे और आप में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा कि शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं।
तो कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते ये शिक्षक अवध ओझा नेता बन गए। और अगर उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल और ऐप भी लॉन्च किया था। और उनकी कोचिंग क्लासेस काफ़ी मशहूर है और वो इसके लिए काफ़ी अच्छी फीस भी लेते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए है। बिहार में नवादा से एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है। चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उससे पहले ही सबको गायब कर दिया गया। जी हाँ, खबर आ रही है कि नवादा में अभ्रक उत्खनन के दौरान चाल धंस गया। जिले के रजौली थाना क्षेत्र की सोमैया टाड़ पंचायत की कढ़रुआ माइंस पर माइका उत्खनन करने के दौरान चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 के लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। हालांकि ये नहीं पता चल सका कि घटना में कितनी महिला और कितने पुरुष शामिल हैं। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही तीनों शवों को गायब कर दिया गया। और वहीं इधर रजौली थाना के अपर थानाध्यक्ष ने कहा है कि एक मजदूर के मृत्यु और 2 मजदूरों के घायल होने की सूचना मिली है। सूचना के आलोक में माइंस और मजदूरों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। माइंस के कुछ सामग्री को जब्त किया गया है और पुलिस अग्रतर अब कार्रवाई में जुट गई है।